हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 13 आवर इन्वॉल्वमेंट्स। ओके, तो इसके सारे क्वेश्चंस और इनका जो सॉल्यूशंस है तो इनको देखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट रिमेन नहीं रहेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड कर लेते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल आइटम। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन आ सकते हैं, तो यहाँ पर ग्रास आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, लेकिन लेदर को हम नहीं तोड़ सकते तो ये नहीं आएगा आपका, है ना। ग्रास, वुड और प्लास्टिक की बात करें तो इसको भी नहीं हम तोड़ सकते तो ये भी नहीं आएगा। एंड फ्रूट पील्स, केक, लाइम जूस इज राइट। एंड केक, वुड एंड ग्रास, तो ये भी क्या है आपका राइट। तो यहाँ पर दो ऑप्शन इज राइट नाउ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, है ना। तो फूड चेन में क्या कॉन्स्टिट्यूट, अभी अपन फूड चेन की डेफिनेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर ग्रास, व्हीट, मैंगो, ओके, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ पर ग्रास, गॉट, ह्यूमन, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगी, और बकरी या बकरा को कौन खाएगा, ह्यूमन खाएगा, तो ये फूड चेन है ना। फिर यहाँ पर गॉट, काउ, एलिफेंट, ये नहीं है। एंड ग्रास, फिश एंड गॉट, तो ये भी आपकी फूड चेन नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 हमको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस। ओके, तो इसको राइट बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसके रिगार्डिंग, कि सपोज दैट अगर हम जो इन्वायरमेंट्स रिगार्डिंग जो प्रथाएं हैं तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, है ना। तो जैसे कि हम कोई सामान लेते हैं, हम कोई सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदते हैं तो खरीदते टाइम हमको क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, हमको क्लॉथ के कैरी बैग को ले जाना चाहिए, तो ये भी राइट है। फिर दूसरा ये स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, है ना। जैसे कि अगर हम अपने रूम में नहीं हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर लाइट और फैन को जलते हुए छोड़ देना चाहिए, नहीं, तो ये भी आपका सही है, स्विच ऑफ कर देना चाहिए उनको। एंड वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीड गेटिंग योर मदर ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, है ना। तो मतलब ये कि अगर हमारा स्कूल पास में है तो हमको अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहिए कि आप हमको स्कूटर से छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉसिल्स फ्यूल जो फ्यूल्स होते हैं तो ये क्या होते हैं, वर्न होते हैं, और इनसे क्या होती है, CO वगैरह निकलती हैं, तो ये भी हानिकारक है, तो ये भी आपका सही है। मतलब ये ऑल ऑफ द अबव आंसर इज राइट फॉर दिस स्टेटमेंट, मीन्स पर्यावरण संबंधी कौन कौन सी प्रथाएं होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि व्हाट विल हैपन किल ऑल द ऑर्गेनिज्म वन ट्रॉफिक लेवल। मतलब ये कि अगर हम एक ट्रॉफिक जो लेवल है इनके सभी जो ऑर्गेनिज्म इनको अगर हम किल कर दें, इनको हम मार दें, तो इससे क्या होगा, है ना, इससे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये हमको देखना है। तो सबसे पहले क्या है कि इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म वन ट्रॉफिक लेवल, अगर हम वन ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं तो इनसे ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टू दी नेक्स्ट ट्रॉफिक स्टॉप, है ना। देखो अब सपोज दैट क्या हुआ कि एक ट्रॉफिक लेवल है, आप देखो जैसे कि यहाँ पर ग्रास की बात करते हैं, फिर ग्रास को खाने वाला कौन है भाई, रैबिट की बात करें, रैबिट को खाने वाला कौन है ना, फॉक्स की बात कर लेते हैं, फॉक्स को खाने वाला कौन है, यहाँ पर लॉयंस की बात कर लेंगे। अब देखो हुआ क्या कि हमने दिस विल कॉज ब्रेक फूड चेन रिजल्टिंग इकोसिस्टम इम्बेलेंस। अब देखो यहाँ पर हमने एक ट्रॉफिक लेवल को मार दिया, है ना, सपोज दैट यहाँ पे हमने इसको मार दिया, है ना। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि नॉर्मली हमने एक ट्रॉफिक लेवल को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और जैसे ही डिक्रीज करेंगे दिस विल कॉज ब्रेक इन द फूड चेन, तो आपकी जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेक हो जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि घास कौन खाता था, खरगोश, लेकिन यहाँ पर घास का प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन खरगोश नहीं है, तो यहाँ पर उसको खाने वाले के लिए मतलब ये कि हारीवोर नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इसकी वजह से जो हमारी फूड चेन हो जाएगी ये ब्रेक हो जाएगी,
है ना। फिर दूसरा क्या है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस, जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। एज रिजल्ट द ऑर्गेनिज्म ऑफ द हायर ट्रॉफिक लेवल विल बी डाई। तो इससे ये रहेगा कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म ये भी क्या हो जाएंगे, डाई कर जाएंगे। एंड व्हाइल द इंडिविजुअल ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल एग्जिबिट इनॉर्मस ग्रोथ एंड देयर पॉपुलेशन एंड बोथ कंडीशन विल रिजल्ट इन इकोलॉजिकल अपसेट। अब देखो इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो भी कंडीशन अपसेट होती है, अपसेट कहे तो अस्त व्यस्त हो जाती है। तो कहने का मीन्स ये कि अगर हम अपने ट्रॉफिक लेवल में, अगर हम ट्रॉफिक लेवल की डायग्राम की बात करें तो चलो मैं इसको डायग्राम पर लेके चलता हूँ आपको। जैसे देखो ये आपका ट्रॉफिक लेवल का डायग्राम है, यहाँ पे ये डायग्राम है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा भाई, प्राइमरी कंज्यूमर, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, फिर फाइनल इनकी डेथ होगी। अब हम ग्रीन प्लांट को हटा दें तो इसकी, अब ग्रीन प्लांट नहीं रहेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं रहेगा, और प्राइमरी कंज्यूमर नहीं रहेंगे तो इसको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर भी नहीं रहेंगे, और ये नहीं रहेगा तो टर्सरी। मतलब ये कि एक को हटाने से जो हमारी फूड चेन बन रही है तो इस पर पूरा डिस्टरबेंस हो जाएगा, ये अपसेट हो जाएगी, है ना। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या है, हार्मफुल है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉफिक लेवल। अगर हम ट्रॉफिक लेवल से सभी ऑर्गेनिज्म को हटा दें तो इसका जो इफेक्ट है वो क्या अलग अलग होगा, इसका जो इफेक्ट है क्या वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, और अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो कैन द ऑर्गेनिज्म एनी ट्रॉफिक लेवल विल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग ऑफ डैमेज ऑफ इकोसिस्टम। मतलब ये कि अगर हम कोई ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म को हटाते हैं तो इकोसिस्टम को कोई नुकसान पहुंचाए बिना, क्या ऐसा हो सकता क्या। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके रिगार्डिंग आपका जो आंसर रहेगा वो यस, बिकॉज क्यों, क्योंकि जब हम ऑल ऑर्गेनिज्म को हटाएंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा, है ना। तो द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉफिक लेवल विल डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंड ट्रॉफिक लेवल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पड़ेगा हर ट्रॉफिक लेवल पर। सर कैसे, अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ ऑल द प्रोड्यूसर आर किल्ड। अगर हम जितने भी प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जैसे कि प्लांट की बात करें, क्या है प्रोड्यूसर, तो जितने ही प्रोड्यूसर हैं इनको हटा दें तो इसकी वजह से विल कॉज डेथ और माइग्रेशन ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर। तो या तो देखो जैसे कि इसको प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, रैबिट है, तो या तो रैबिट की क्या हो जाएगी भाई, डेथ हो जाएगी, या जैसे काऊ की बात करें, ग्रास हॉपर की बात करें तो या तो इनकी डेथ हो जाएगी या फिर यहाँ से ये माइग्रेट कर जाएंगे, किसी दूसरे रहवास में चले जाएंगे, है ना। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। फिर उनके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आर रिमूव्ड, लेकिन अगर अब हमने प्राइमरी कंज्यूमर को हटा दिया तो हायर ट्रॉफिक लेवल विल बी डाई, तो हायर ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। व्हाइल दूज लोअर लेवल प्रोड्यूस सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म ट्रॉफिक लेवल विल अपसेट, अपसेट कहे तो अस्त व्यस्त हो जाना, कूल इकोसिस्टम एंड ऑल कैटेगरी ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड थ्रू द फूड चेन, क्योंकि एक दूसरे से क्या रहते हैं, लिंक रहते हैं। एंड द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म वन ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ अदर ट्रॉफिक लेवल। देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम के मीडियम से हम समझने का कोशिश करेंगे। देखो तो जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम ले लेते बेटा, जैसे ये डायग्राम है, चलो ये हमने डायग्राम ले लिया, ठीक है ना। तो सपोज दैट ये प्रोड्यूसर है, सपोज दैट ये क्या है, प्रोड्यूसर है। अगर हम प्रोड्यूसर को हटा दें तो इनको हमने सपोज दैट हटा दिया तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है या तो ये डर ही हो जाएगा, मर जाएगा, या फिर यहाँ से ये भाग जाएगा। दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो ये मर जाएगा या फिर यहाँ से ये भाग जाएगा। फिर दूसरी बात ये कि अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर को हटा दें तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो अपसेट हो जाएगा, मतलब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनको हटाने से जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये भी क्या हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, और सेकेंडरी जब डेथ करेंगे तो टर्सरी भी क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। तो कुल मिला के प्रॉब्लम दोनों को ही है ना। मतलब माना कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं,
लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर इनको हम हटा दें तो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा या फिर माइग्रेशन कर जाएगा। तो यही इसका मीन्स यहाँ पे निकलता है, यही क्वेश्चन आपको कहना चाहता है। ओके, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। तो देखो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात करें, एंड व्हाट लेवल ऑफ द दिस मैग्निफिकेशन वी डिफरेंट लेवल इन इकोसिस्टम। तो इनका लेवल क्या क्या हो सकता है इकोसिस्टम में। तो अगर हम बात करें कि सपोज दैट क्या हुआ कि जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, देखो चलो इसको भी मैं डायग्राम से ही बताता हूँ। यहाँ पर ये क्या है, आपका ऑर्गेनिज्म है, ये देखो, तो ये आपका बायो मैग्निफिकेशन है ना। बायो मीन्स लाइफ और मैग्निफिन्स मीन्स ये कि ये जो केमिकल है मैग्निफिकेट होके एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहे हैं। अब सपोज है यहाँ पर वाटर है ना, वाटर है। अब वाटर को किसने यूज किया, एल्गी ने, है ना। एल्गी के बाद इसको कौन खाएगा, एल्गी को किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया। इंसेक्ट को कौन, फिश खाएगा, है ना। और फिश को कौन, इसकी बड़ी फिश खाएगी, और इसको ह्यूमन खाएगा। अब ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर सपोज दैट कोई जो मेटल है, चलो यहाँ पर Hg ले लिया, है ना, मर्क्यूरी ले लिया। अब फिश के अंदर या इंसेक्ट के अंदर क्या है, मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन है। अच्छा, मर्क्यूरी क्या है, केमिकल हो जाएगा, ये एलिमेंट्स है। तो ये केमिकल देखो यहाँ से जाएगा, इसमें जाएगा, फिर इससे जाएगा, फिर इससे जाएगा, फिर फाइनली कहाँ पर जाएगा, हमारे ह्यूमन के अंदर जाएगा। तो ये जो केमिकल है, तो ये एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर डिपॉजिट होते रहते हैं, और इन्हीं प्रोसेस को बोलते हैं हम बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, बायो मैग्निफिकेशन, है ना। तो यही बायो मैग्निफिकेशन है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये आप हो जाएगी आपकी बायो मैग्निफिकेशन। यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है देखते हैं। तो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये ऐसे सब्सटेंस है जो डिग्रेड नहीं हुई, अगर डिग्रेड होते तो फिर तो ये बायोडिग्रेडेबल हो जाते, लेकिन ये ऐसे सब्सटेंस जो डिग्रेड नहीं हुए। एंड सब्सटेंस इन द फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ऐसे सब्सटेंस जो फूड चेन में रहते हैं और डिग्रेड नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में रहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द लेवल ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंस, ये हार्मफुल सब्सटेंस गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में बढ़ते जाते हैं। व्हेन द सर्टेन हार्मफुल, जब ये फूड चेन में एंटर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर में जाते हैं, और उसके बाद ये गेट कंसंट्रेटेड मैनी टाइम एंड सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल। तो प्राइमरी से फिर सेकेंडरी जाएंगे, टर्सरी में जाएंगे, फिर कहाँ पर जाएंगे, टॉप। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखना आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, दैट वी जनरेट। ओके, तो उन्होंने ये बताया है कि अगर हम बात करें कि सपोज दैट हम लोग हैं और हम लोग क्या करते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं तो इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी वजह से जब हम इनको जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं उनको बताना है ना। तो इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम उत्पन्न होती है उनको बताना है। तो अगर देखो हम बात करें कि सपोज दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आसानी से तोड़ नहीं सकते, तो इसको हमने क्या कहा, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा। तो इनको हमको जरूरी है तोड़ना। पहली बात तो लिखा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, इनको आसानी से हम तोड़ नहीं सकते। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, हमारे इसकी वजह से हमारे जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसमें इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमको जो सेफ डिस्पोजल करना चाहिए, मतलब इनको सावधानी पूर्वक हमको हटाना चाहिए। एंड सम ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड इंटर इन द फूड चेन एंड इंक्रीज इन द अपर ट्रॉफिक लेवल। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कहाँ पर एंटर कर जाते हैं भाई, हमारी फूड चेन में, और जैसे ही फूड चेन में एंटर करेंगे तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी ऐसे बढ़ते जाएंगे, और ये देखो एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल को क्या करेंगे, ये अफेक्ट करेंगे। ये क्या करते भाई, पूरे लेवल को अफेक्ट कर देंगे। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी,
और ये क्या करते हैं, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी रहती है ना, और मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता रहती है, तो उसको भी क्या करते हैं भाई, रिड्यूस करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। एंड जो हमारा सॉइल का जो पीएच रहता है तो उसको भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। मतलब ये कि अगर इनको हम कचड़े में आसानी से इसका ब्रेकडाउन नहीं कराते हैं तो इनको हमको सावधानी पूर्वक इनको डिस्पोज करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो वेस्ट रहते हैं, तो वेस्ट के रूप में ये एक इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, और इसकी वजह से जो हमारा नेचुरल सॉइल है तो इनका भी ये पीएच और उनकी फर्टिलिटी को ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट, जो हम कचरा जनरेट करते हैं और वह क्या है आपका बायोडिग्रेडेबल है, तो क्या इसका कोई भी प्रभाव, मतलब तो उसने कहा कि विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, तो क्या इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? ओके, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अगर देखो, पहली बात तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम आसानी से डिकम्पोज कर लेते हैं, तो इनको हम डिकम्पोज कर लेंगे किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इनटू सिंपलर फॉर्म। एंड ये क्या करते हैं, दैट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बट दे ऑल्सो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, लेकिन इनका जो इन्वायरमेंट है तो इस पर क्या है, एडवर्स इफेक्ट है, प्रतिकूल प्रभाव है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या प्रतिकूल प्रभाव है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इनका जो डिकम्पोजिशन रहता है ये क्या होता है, स्लो होता है। एंड रिजल्ट रिलीज ऑफ द फॉल स्मेल, अब जैसे ये धीरे धीरे मतलब देखो, क्योंकि भी सड़ते हैं भाई, और सड़ते हैं तो इनसे गंदी स्मेल आती है ना, हार्मफुल गैसें निकलती हैं, और इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, तो इसकी वजह से हमारे अंदर क्या होता है, इरिटेशन होता है, नोजिया हमको होने लगता है, और नोजिया क्या है तो उपकाई है ना, और है ना गिडीनेस होने लगता है, तो ये सारे हमको आते हैं ना, चक्कर आने लगते हैं, गिडनेस का है तो चक्कर आना। फिर दूसरा क्या है, डीकम्पोज वेस्ट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड, है ना, तो इनको हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको डिकम्पोज करना तो एक इनके लिए हमको एक सुरक्षित जगह करना चाहिए, जहाँ पर थोड़ा सा एक प्रकार से हाउसफुल या जो हाउस वगैरह ना हो, ताकि जैसे कि क्योंकि ये जो डिकम्पोजन जब इनका करते हैं तो ये ब्रीडिंग करते हैं, जन्म देते हैं किसको, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को, उनको जन्म देते हैं किसको, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को। एन अबंडेंस ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में कॉज डिसीज इन द एनिमल एंड प्लांट एंड ह्यूमन, तो ये क्या करते हैं, एनिमल प्लांट ह्यूमन में क्या करते हैं, बीमारी को कॉज करते हैं, कौन, ये हार्मफुल जो सब्सटेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। फिर इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक मीडियम, सपोज दैट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए तो ये नदी में चले गए, है ना, तो ये क्या करेंगे, नदी में जाएंगे, और नदी में क्या है आपकी फिश है, तो यहाँ पर अच्छा वाटर यहाँ पर है, तो यहाँ से O2 को ये कंज्यूम कर लेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और O2 की कमी हो जाएगी तो जो फिश है उसको क्या O2 बचेगी ना, तो इसकी वजह से जो वाटर बॉडीज है ये भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये इसके रीज़न है कि जब भी हम इनको करें तो इनसे क्या होती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक या दुर्गंध गैसें निकलती हैं, जिसकी वजह से जब ह्यूमन इसको एब्जॉर्ब करता है थ्रू अ रेस्पिरेशन, तो इसकी वजह से उसको जलन भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें जो डिकम्पोज वेस्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, या फिर इसके अलावा ये कहाँ पर जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल मीडियम में जाते हैं, जिसकी वजह से मछलियों के लिए क्या है, ये हार्मफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट इज डैमेज टू ओजोन लेयर कॉज फॉर कंसर्न। अगर हम बात करें कि जो ओजोन लेयर है, तो ये जो ओजोन लेयर है तो ये चिंता का कारण क्यों है ना, जो ओजोन लेयर है तो ये डैमेज हुई है तो इसका चिंता का कारण क्या है, एंड व्हाट स्टेप आर द बीइंग टेकन ऑफ द लिमिट दिस डैमेज, तो हमको इसकी जो डैमेज हो रही है, क्षति हो रही है, तो इसको सीमित करना है, तो क्या उपाय करना चाहिए, है ना। तो पहली बात तो समझ लेते हैं कि जो ओजोन लेयर होती है ये क्या होती है। अगर हम ओजोन लेयर की बात करें भाई, तो ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं हम गुड ओजोन और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, बैड ओजोन बोलते हैं। तो पहले ओजोन समझ लो, फिर अपन बात करते हैं ये देखो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ओजोन के बारे में। देखो ये आपकी है ओजोन, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो ये ओजोन लेयर है,
जो ये अर्थ है, तो अर्थ की लगभग 23 से 25 किलोमीटर जो ऊपर ये लेयर होती है उसको हम ओजोन लेयर होती है। तो ओजोन लेयर दो तरह की होती है, एक तो इसको बोलते हैं हम, जैसे ये जो ट्रोपोस्फीयर में रहती है तो ये बेड ओजोन है, ठीक है, आपकी बेड ओजोन। जो स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है इसको हम बोलते हैं गुड ओजोन, है ना। तो दो ओजोन होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। सर ये बुरी क्यों और ये अच्छी क्यों है? देखो ये गुड इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, जितनी भी सन से निकलने वाली जो भी यूवी रे आएंगी तो ये हमारी अर्थ पर जाएंगी, तो अर्थ पर डायरेक्टली ना पड़े तो पहले ये ओजोन लेयर पर पड़ती हैं। तो ओजोन लेयर क्या कर लेता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको, हार्मफुल रे को, है ना, और हार्मफुल रे को फिल्ट्रेट करके फिर अर्थ पर पहुंच जाता है। तो अर्थ पर सन से निकलने वाली हार्मफुल रे डायरेक्टली नहीं आती है, क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब कर किसने कर लिया, ओजोन ने, तो ये हमारे लिए अच्छी है। दूसरी बात, सर ये बुरी क्यों है ना, तो बुरी का देखो कारण क्या है। बुरी इसलिए बेटा क्योंकि जब हम रेफ्रिजरेटर या फिर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिससे निकलता है तो इनका यूज करते हैं, तो क्लोरोफ्लोरो, अच्छा ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पूरा नाम, CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है ना, इनसे क्या निकला, क्लोरीन भी निकलेगा, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये निकलेगा और ये कहाँ पर जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, O3 रहता है, क्या रहता है इसमें, O3 रहता है। तो ये क्या कर देता है, O3 को तोड़ देगा, ये क्या कर देगा, O3 को तोड़ देगा। मतलब इसने क्या किया, क्लोरीन ने O3 को टूटा, तो जैसे ही O3 को तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, O3 O2 प्लस O में क्या हो गई, निकल गई। मतलब एक ये ओजोन का एक ये O फ्री हो गया। अब क्या हुआ भाई, एटमॉस्फेयर में O2 है, CO2 है ना, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, O2 इस ऑक्सीजन से मिल जाएगा, और जैसे ही उस ऑक्सीजन से मिल जाएगा तो ये क्या बना लेगा, आपका ओजोन बना लेगा, है ना। और ओजोन बना के, अब देखो ये क्या है, हमारे प्लांट को, एनिमल को, तो ये क्या करेगा, या बिल्डिंग को ये नुकसान पहुंचाएगा, तो ये हमारे लिए हानिकारक है। या फिर अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड ये O आ गया तो क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करेगी, वाटर से रिएक्ट करेगी, और वाटर से रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और एक सल्फर, और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 और एक ये, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। और जैसे ही H2SO3 बन गया, फिर इसके बाद या फिर H2SO4 बन जाएगा, H2SO4, और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम किंग ऑफ एसिड ही बोलते हैं। तो ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे एटमॉस्फेयर बन गया, और जब बारिश की जो बूंद आएंगी, रेन ड्रॉप आएंगी, और रेन ड्रॉप में कौन मिलेगा, H2SO4, तो ये क्या है, एसिड, ये रेन है और ये एसिड है, तो इसी को बोलते हैं हम एसिड वाली रेन, या इसी को बोलते हैं हम एसिड रेन। तो ये भी आ सकता है, एसिड रेन क्या है, तो आपको बताना है कि जब बारिश की बूंदों के साथ रेन ड्रॉप ऑफ रेन विथ H2SO4 फॉल इन अर्थ, प्रेजेंस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन, है ना। तो ये एसिड रेन हो जाएगा आपका, ओके। तो इसके बाद अब वापस से अपन क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये लिखा है बेटा कि ओजोन लेयर प्रोटेक्टिव सील्ड अराउंड द अर्थ एंड प्रिवेंट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन फ्रॉम द रीचिंग ऑफ द अर्थ। वही कि ये क्या करती है भाई, एक प्रोटेक्टिव सील्ड होती है जो सन से अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ पर आने से रोकती है। एयर पोल्यूटेंट लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डेप्लीकेशन करते हैं। डेप्लीकेशन का मतलब होता है कि जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के बाहर जो लेयर है, तो ये ओजोन की लेयर अभी देखो ये कितनी थिक है, और डेप्लीकेशन का मतलब होता है ये पतली होती जाएगी, क्या हो जाएगी, ये पतली होती जाएगी, तो इसी को हम बोलेंगे डेप्लीकेशन। तो यूवी रेडिएशन एंड अपसेट कहे तो अस्त व्यस्त, एंड इकोसिस्टम अफेक्टिंग फोटो, इसकी वजह से देखो हमारे प्लांट अफेक्ट हो जाएंगे। सर प्लांट कैसे, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, तो फूड बनाते हैं, तो ये भी प्रोसेस क्या हो जाएगी, इनमें अफेक्ट हो जाएगी। डिस्ट्रॉइंग ऑफ द प्लांकटन, डिकम्पोजर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को कैंसर कर सकते हैं, लिखा ना, स्किन कैंसर कर सकते हैं, है ना, हम कैटरेक्ट कर सकते हैं, मोतियाबिंद कर सकते हैं, इसकी वजह से हमारी आई डैमेज हो जाएंगी, हमारा इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाएगा। एंड सेवरल डेवलप एज वेल एज डेवलपिंग नेशन वर्ल्ड हैव द एग्रीड साइन एंड ओबी द डायरेक्शन ऑफ TINP। तो उन्होंने क्या की, एक कमेटी के द्वारा बैठक हुई थी, मतलब तो जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये बताया था
ताकि हम इनका कम से कम प्रोडक्शन करें। किसका? जो हानिकारक, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही, तो या तो हम प्रोडक्शन नहीं करें, अब करें तो बहुत लिमिट में करें, ताकि ये CFC ओजोन लेयर को डेप्लीकेट ना कर पाए, है ना। तो ये देखा गया था। फिर क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट। ओके, तो व्हाट आर द सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये तो आपको बताइए, ऐसे सब्सटेंस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आसानी से डिग्रेड कर लेते हैं उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जिनको आसानी से डिग्रेड नहीं कर पाते उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो लिखा है डिग्रेड इन ब्रोकन डाउन इन सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडिग्रेडेबल जैसे कि कॉटन की बात करें, बोर्ड, पेपर, वूल, ये हो जाएंगे, है ना। और ऐसे सब्सटेंस जो मैन मेड हैं, है ना, जिनको हमने बनाया है, आर्टिफिशियल है, तो इनको हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, ये ब्रोकन डाउन नहीं होंगे सिंपल फॉर्म में, तो इनको हम एंजाइम के द्वारा डिग्रेड करा सकेंगे, और इसी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल। जिसमें प्लास्टिक आ जाएगा, पॉलीथीन आ जाएगा, DDT, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, DDT से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है आपका कि DDT क्या है, और BHC, है ना। तो दोनों को ही देख लो, ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, 10 स्टार लगाना। देखो, तो सबसे पहले वो पूछेगा आपसे, या तो फुल फॉर्म पूछेगा, मेनली तो फुल फॉर्म पूछेगा, लेकिन कभी कभार वो स्ट्रक्चर ही पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके जाना है, ताकि कैसे भी आए तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। देखो, जैसे उसने पूछा DDT, तो DDT का मतलब होता है डाई क्लोरो, है ना, डाई क्लोरो, है ना, दो क्लोरीन, फिर डाइल फिनाइल, ठीक है ना, टू फिनाइल हो जाएंगे, ठीक है ना, टू क्लोरी टू फिनाइल। फिर ट्राई क्लोरो इथेन, इथेन मतलब ये क्या है आपका? इथेन, 1 2 ये थे, ठीक है ना, 1 2 3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका बेटा है ये 1, ये 2 कार्बन, और ये क्या? 3 कार्बन, है ना, 3 कार्बन है ना। तो यहाँ पर कितने हैं भाई? आपके 3 क्लोरीन है, 1 2 और 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन, और स्ट्रक्चर आपका ही हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। तो स्ट्रक्चर जरूर आपको बना के आना, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो। DDT का फुल फॉर्म BHC का भी देख लेते हैं। तो BHC का मतलब होता है बेंजीन, और H कहे तो हेक्सा क्लोराइड। तो कितने क्लोराइड? 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन में से एक नए क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखना थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आया है 2023-22 में आया है कि गिव टू वे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट इन्वायरमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इन सब्सटेंस की बात करें कि ऐसे कोई दो तरीके बताएं जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो प्रभावित होंगे, इसको देखना है। तो पहली बात तो ये कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इनको जब हम तोड़ते हैं, जैसे कि ये बायो ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ द प्रोसेस बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो ये जैसे ही तोड़ते हैं इसको फॉल स्मेल आती है ना, हार्मफुल गैसें निकलती हैं, तो ये क्या होती है? रिलीज होती है, ये प्रॉब्लम मेक करती हैं जो यहाँ पर पास में पर्सन रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है भाई? ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन प्रोवाइड द ब्रीडिंग, ये क्या करते हैं भाई? ब्रीडिंग प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि मॉस्किटो पनपते हैं, इंसेक्ट पनपते हैं, एंड माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल, ये क्या करते हैं भाई? हमको कॉलेरा, डायरिया ये करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी वजह से होने वाले दो अफेक्ट बताइए जो हमारे को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर आपको बताना है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो ये अफेक्ट। तो सबसे पहला है कि केमिकल, जैसे कि अगर हम BHC DDT की बात करें, तो ये क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं कार्सिनोमा, मसल कैंसर एंड ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर। तो ये केमिकल देखो, अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल से निकला केमिकल है, और ये भी कहे क्या करेगा? हमारे अंदर कैंसर कॉज करेगा ना, कार्सिनोमा मतलब मसल में कैंसर। फिर जब इनको हम हैंडलिंग करते हैं, तो इनको हमको जब भी वेस्ट मटेरियल को हम हैंडलिंग करते हैं, है ना, हैंडलिंग कहे तो ये कि नॉर्मली इनको हम एक प्रकार से अलग कर रहे हैं, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है इनको हैंडलिंग करते समय हमको क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। या फिर हैंडलिंग इनको अच्छे से नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से हमको स्किन, रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो केयरफुली हैंडलिंग करना चाहिए। जब इनको हम
डिस्पोज करें तो थोड़ा एक अलग मीडियम से रखें, ताकि वहाँ पर जो नियरली पर्सन ना रहते हों, ताकि इनसे हम सुरक्षा प्रोवाइड कर सकें अपने आप को। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डू नॉट डिकम्पोज इजीली एंड सो इट प्रोड्यूस लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। ये आसानी से नष्ट नहीं होते, इसलिए सॉइल को प्रदूषित करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, है ना, वाटर को पॉल्यूट करेंगे तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये इसमें लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफिक लेवल क्या है, एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ द फूड चेन इंस्टेड ऑफ द देयर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे ज़्यादा वेरियस स्टेप फूड चेन में जो वेरियस स्टेप होते हैं, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। मतलब फूड चेन में जो वेरियस स्टेप होते हैं तो इनमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। इसमें जैसे अगर हम फूड चेन की बात करते हैं, जैसे ग्रास लैंड की बात करें, तो ग्रास लैंड में क्या जाएगा, ग्रास को खाने वाला इंसेक्ट को खाने वाला फ्रॉग को खाने वाला स्नेक। तो ग्रास को हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इंसेक्ट को सेकंड, और फ्रॉग को थर्ड, और इसको फोर्थ बोलेंगे। तो ये आपका ट्रॉफिक लेवल है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन लास्ट आता है, डीकम्पोजर क्या है, डीकम्पोजर इन इकोसिस्टम, है ना। तो डीकम्पोजर क्या होती है इकोसिस्टम में, इसको आपको बताना है। तो डीकम्पोजर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों को क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडी ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड ब्रेक देम इन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्या करेंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करेंगे, तोड़ेंगे सब्सटेंस को। दे एब्जॉर्ब सम सब्सटेंस एंड रिलीज द रेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। मतलब सिर्फ कुछ सब्सटेंस को ये क्या कर लेते हैं भाई, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ सब्सटेंस को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, और ये सब्सटेंस जो रिलीज हुए रिसाइकिल होंगे, और इसके बाद ये फिर से प्रोड्यूसर में क्या हो जाएंगे भाई, पहुंच जाएंगे। एंड डीकम्पोजर हैव की रोल इन द साइक्लिंग मटेरियल इन द बायोस्फीयर एंड प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द प्रोड्यूसर, एंड सो इन दिस वे दे मेक द सॉइल फर्टाइल। ये क्या करते हैं, एक प्रकार से मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका भाई, ओजोन क्या है और हाउ डज अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, इसका इकोसिस्टम में क्या अफेक्ट है। तो ओजोन की बात करें तो ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फाउंड बाय द 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1, 2 और 3। ये 3 ऑक्सीजन के एटम बनते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। इसी को अपन O3 के नाम से जानते हैं। ये क्या है, डेडली पॉइजन है। ओजोन क्या है, एक तरह की डेडली पॉइजन है जो क्या करती है, हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन परफॉर्म एंड द एसेंशियल फंक्शन, अच्छा इसके एसेंशियल फंक्शन भी है, जैसे मैं आपको बताया कि सील्ड करती है सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी, मतलब जो भी सन से यूवी रे आती हैं तो इसको अर्थ पर नहीं पहुंचाता है। क्यों, इसको सील्ड कर रोक के रख लेता है कौन, ओजोन। एंड दिस रेडिएशन हाईली डैमेजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल नॉन टू द, देखो ये अगर आ जाएंगी हमारी अर्थ पर तो इससे हमको स्किन कैंसर हो जाएगा, कैटरेक्ट हो जाएगा, इससे हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, एंड इससे प्लांट और एनिमल के लिए भी क्या हो जाएगा भाई, इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ये ओजोन क्या इफेक्ट है। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रॉब्लम ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड। हम वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें, 2 मेथड को आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम डिस्पोजल आइटम को मिनिमाइज कर लें, है ना, और प्रमोटिंग एंड यूज ऑफ रिसाइकल आर्टिकल्स एंड सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर द डंपिंग करने के पहले इसको हम सेपरेट करना चाहिए, गीले कचड़े सूखे कचड़े को अलग अलग करना चाहिए। एंड रिसाइकलिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल इसको हमको क्या करना चाहिए, रिसाइकल कर देना चाहिए। तो फाइनली हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ पर पूछेगा आपसे क्वेश्चन की व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है ना। तो फूड चेन क्या होती है, तो आपको बताइए कि फूड चेन क्या है। जैसे कि देखो, ये जब कोई ट्रॉफिक लेवल, जैसे कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर, और टर्सरी, और फिर फाइनल। तो इस प्रकार से एक स्टेप वाइज एक चेन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, तो ट्रॉफिक लेवल, अच्छा एक बात और है, एक इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि 10% लॉ क्या है, ये बता। तो 10% लॉ, एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन, तो इन्होंने एक लॉ दिया था, और इन्होंने ये कहा था कि जितनी एनर्जी निकलती है, सपोज दैट 100% एनर्जी जनरेट हुई, तो इसमें से ओनली जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल रहता है उसमें ओनली 10% जाती है, कितनी, 10%, और उसके बाद जो 90% ये क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जो वापस कभी नहीं आती है।
तो उसी को बोलते हैं अपन 10% लॉ ऑफ एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें एक ट्रॉफिक देखो, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर 1000 KCl एनर्जी निकली, किलो कैलोरी जूल। तो यहाँ पर 10% इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो 10% इसमें गई, इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 0.1। तो ऐसे ऐसे 10% में वो लॉस्ट हो जाते, जैसे दिखाया तो 100, 10, 1, 0, 1, ये है ना। तो ऐसे ऐसे वो नेक्स्ट लेवल में जाती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना ही है आपको। उसके बाद हाँ, ये तो आपको बताइए भाई कि बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, वेजिटेबल फ्रूट आ जाएंगे, पेपर आ जाएंगे, है ना, और आपकी वुड आ जाएंगी, और नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन आ जाएगा, ग्लास बोतल आ जाएगा, प्लास्टिक इनको हम आसानी से डिग्रेड नहीं करवा पाते हैं। अच्छा, इनमें डिफरेंस याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस याद रखना है। तो सबसे पहले क्या है, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। तो ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी, तो इसी को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं तोड़ते तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखा ना कि इंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कंज्यूम द ब्रेक डाउन एंड एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट इन द अदर क्लीन पॉल्यूटेंट साइट। तो ये इनको हम नेचुरली नहीं तोड़ सकते, हमको क्या करना चाहिए, इनको तोड़ने के लिए कुछ अलग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या फिर इनको रिसाइकिल करने के लिए हम कुछ अलग प्रोसेस यूज करना चाहिए, ताकि इनको हम आसानी से तोड़ सकें। फिर ये जो बायोडिग्रेडेशन है, तो ये क्या है, एक प्रकार की नेचुरल, हाँ ये क्या है, बायोरिमेडिएशन। ये आपकी नेचुरल प्रोसेस है, और इसको हम किसी के मीडियम से तोड़ेंगे तो ये इंजीनियर्ड प्रोसेस हो जाएगी बायोरिमेडिएशन। ये स्लो प्रोसेस होती है आपकी, ये क्या है, आपकी फास्ट प्रोसेस होती है, क्योंकि हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बना के आसानी से तोड़वा लेते हैं, है ना। इसमें डिकम्पोजन की इम्पोर्टेंट साइड होती है, मटेरियल होता है, और यहाँ पर ये पॉल्यूटेंट वगैरह हो गया ना। बायोमैग्नेटिक्स देख लिया, ये भी हो गया अपना। हाँ, ये देखो, अब जैसे ये एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम, ये जो हमारा इकोसिस्टम है, इसमें एनर्जी का ये फ्लो हो रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी सन से हमको एनर्जी फोटोसिंथेसिस ने प्रोड्यूसर ने फोटोसिंथेसिस किया, एनर्जी इनको मिल गई। लेकिन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 10% ही एनर्जी गई। तो 100 का कितना हो गया, 1000 का कितना हो गया, 100, और 100 का कितना हो जाएगा, 10, और 10 का कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो ये 10%। अच्छा, एक बात हो रहा है, उसने पूछा कि एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होता है, तो आपको बताना है अपराइट। एनर्जी का जो फ्लो होता है, तो जो इसमें परावर्तन होता है, तो ये हमेशा होता है अपराइट। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनर्जी का परावर्तन कैसा होता है, तो आपको बता देना है अपराइट एंड इरेक्ट, ठीक है ना, अपराइट एंड इरेक्ट, ऑलवेज अपराइट रहता है। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि जो फूड चेन रहती है, ये सिंगल पाथ होता है ट्रॉफिक लेवल पर, ये कॉम्प्लेक्स पाथ होता है, फूड वेब कहलाता है। ये फूड फ्लो ऑफ एनर्जी स्टेट, इसमें इरेगुलर एनर्जी फ्लो होती है। ये लेस स्टेबल है, ये आपका मोर स्टेबल है। ये नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी बात करें तो ये प्रैक्टिकली एंड एक्चुअली हैपनिंग इन नेचर, नेचर में होती है। ये यूनिडायरेक्शनल है, ये मल्टी डायरेक्शनल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाँ, अब जैसे इसमें पूछा उसने इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी आपको बताना है कि इकोलॉजी इज अ ब्रांच दैट इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स इज नेचुरल एंड मैन मेड। तो यहाँ पर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम दो तरह का, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड। नेचुरल वह होता है जो नेचर ने बनाया, है ना, जैसे कि टेरेस्ट्रियल की बात करें, एक्वेटिक की बात करें। टेरेस्ट्रियल में क्या आ जाएगा, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डिजर्ट, माउंटेन, तो ये सब नेचर ने ही तो बनाया, है ना। तो इसको हम टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। एक्वेटिक की बात करें तो फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर में जो तालाब आ जाएंगे, नदियाँ आ जाएंगी, है ना, झरने आ जाएंगे, तो ये सारा किसने बनाया, नेचर ने बनाया। मैरीन की बात करें तो सी इकोसिस्टम, समुद्र, ओशियंस आ जाएंगे। पर मैन मेड की बात करें जो हमने बनाया, जैसे क्रॉप लैंड, खेती करना, एग्रीकल्चर, एक्वेरियम, है ना, एक्वेरियम, तो ये हमने बनाया। तो इकोसिस्टम क्या है, तो आपको बता देना है कि इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को बोलेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इकोसिस्टम। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो, इनसे क्वेश्चन आएगा आपका कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो देखो, एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। पूछा बायोटिक क्या है, तो आपको बता देना लिविंग। बायोटिक में लिविंग और एबायोटिक में क्या, नॉन लिविंग।
इसमें क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ है ना, तो जिसमें सन आ जाएगा, सनलाइट, सॉइल आ जाएगा, है ना, एटमॉस्फेयर आ जाएगा, तो ये सारे एबायोटिक होते हैं। और बायोटिक में क्या आ जाएगा, प्लांट आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे, है ना, तो एबायोटिक आ जाएंगे। तो उसके बाद है आपका, ये देखो पाथवे भी आ गया कि बायोटिक में क्या है आपका, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट है इसको प्रोड्यूसर बोलेंगे। कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर तीन तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड। प्राइमरी क्या होते हैं, जो ओनली हार्बीवोर को खाते हैं। हार्बीवोर तो समझते हो ना, जो ग्रीन प्लांट को ईट करते हैं उसको हार्बीवोर बोलते हैं। कार्निवोर क्या होते हैं, जो ओनली मीट को खाते हैं उनको कार्निवोर बोलते हैं। ओमनीवोर क्या होते हैं, जो मीट और ग्रीन प्लांट दोनों को खाते हैं उसको ओमनीवोर बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आया था कि ओमनीवोर क्या है ना, ओमनीवोर क्या है, तो ये आपको बनना चाहिए कि जो ग्रीन प्लांट और मीट है ना, प्लस ऑफ मीट, इन दोनों को खाता है तो उसको बोलते हैं ओमनीवोर बोलते हैं, है ना। डीकम्पोजर क्या है, इंपोर्टेंट है। डीकम्पोजर क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई हो जाएंगे। फाइनली जैसे देखो, जैसे ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनकी जब डेथ होगी तो ये फाइनली इसको खाने वाला कौन है, डीकम्पोजर ही तो है। एबायोटिक की बात करें तो ये ऑर्गेनिक में जैसे सॉइल ऑर्गेनिक आ जाएगा, इनऑर्गेनिक में आ जाएगा वाटर आ जाएगा, क्लाइमेटिक में आ जाएगा टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी आ जा सकता है आपका, है ना, इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार लगाना है इस पर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, है ना। इसमें ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो डायग्राम बनाना, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। फिर फ्लो ऑफ एनर्जी को सिस्टम की बात करें तो इसमें भी आपको बताना है सनलाइट, प्रोड्यूसर, हार्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, ये तो अपन ने देख लिया, फूड वेब क्या होता है, ये सारा अपन ने देख लिया। तो इस प्रकार से मैंने आपका जो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे बता दिए, है ना। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके, है ना, और आपके दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच।